आज पूरे दिन पूरे भारत का ध्यान सिक्किम पर लगा रहा। यहाँ सिक्किम में बादल फटने के बाद आई बाढ़ ने विनाश लीला दिखाई। सिक्किम में बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों की जान गई है और इस बाढ़ में सेना के 23 जवान भी लापता हैं। इन्हें तलाश करने के लिए टीमें हैं। अक्टूबर के महीने में सिक्किम में बाढ़ की जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद हैरान कर देने वाली हैं। सिक्किम से आई तबाही की ये तस्वीरें हर किसी को डरा रही हैं। जिस वक्त मानसून की देश से विदाई हो रही है, उस वक्त उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में आसमानी आफत आ गई है। ये आफत बादल फटने से आई है। उत्तरी सिक्किम में लोहनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने से झील फट गई और झील का पानी तीस्ता नदी में आया तो नदी में भयंकर सैलाब आ गया। तीस्ता नदी में आया सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाने पर आमादा था। सिक्किम के सिंगताम इलाके में तीस्ता नदी के किनारे नेशनल हाईवे 10 का बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। भारी बारिश और बादल फटने के कारण चुंगथांग बांध पर दबाव बढ़ गया। बांध पर पानी की रफ्तार कितनी तेज थी, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। बांध की दीवारों से पानी टकराकर 20 फीट ऊपर उछल रहा था। बांध को नुकसान से बचाने के लिए बांध से पानी छोड़ना पड़ा, जिसकी वजह से नदी के किनारे 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक जलस्तर बढ़ गया। इससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ आ गई। इस वीडियो में दिख रहा है कि कितने घर और झोपड़ियां पानी में समा गई हैं। इसी बाढ़ में एक शख्स भी फंसा हुआ दिख रहा है। सिक्किम के सिंगताम के पास बारदांग में सेना के जवानों को ले जा रही गाड़ी भी बह गई। इस हादसे में सेना के 23 जवान लापता हैं। जवानों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सिक्किम में बाढ़ में 41 गाड़ियां भी बह गई हैं। आर्मी जवानों और आम लोगों की तलाश के लिए सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई हैं। एनडीआरएफ की 3 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात हैं और 2 टीमें स्टैंड बाय मोड पर हैं। तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश भी जाता है। ऐसे में भारत के साथ साथ बांग्लादेश को भी बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने तीस्ता नदी के आसपास के इलाके जलपाईगुड़ी, मेखलीगंज में रह रहे लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। पूजा मेहता के साथ समित सेन गुप्ता, जी मीडिया। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन्वेस्टर की मौत के वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है। इसका मकसद सिक्योरिटी मार्केट में एसेट ट्रांसफर के प्रक्रिया को आसान बनाना है। यह सिस्टम अगले साल 1 जनवरी से काम करना शुरू कर देगा। इसके लिए सेबी ने इन्वेस्टर्स और अकाउंट होल्डर्स से जुड़ी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि किसी इन्वेस्टर की मौत की खबर मिलने पर इंटरमीडियरीज को डेथ सर्टिफिकेट के साथ वेरीफाई करना होगा। मकसद ये है कि किसी की दुखद मृत्यु के बाद उसका जो निवेशित पैसा है वो सही हाथों में जाए और सही वक्त पर जाए। तो क्या है ये तैयारी और इस पर बारीकी क्या क्या है, बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष रूंगटा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं फी ओनली इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP के। बहुत बहुत स्वागत है रूंगटा सर आपका। सर, ये कितना महत्वपूर्ण था और नॉमिनीज को एसेट्स के ट्रांसफर में अब तक किस किस तरह की प्रॉब्लम आती थी? तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी तक बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि मौत के बारे में कोई सोचना नहीं चाहता। यू नो आती सबको है लेकिन सोचना कोई नहीं चाहता इसके बारे में। इसके बारे में एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग पेपर लिखा था श्री प्रमोद राव ने। वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे लिखा था उन्होंने। री इमेजिनिंग नॉमिनेशंस, मेकिंग सक्सेशन स्मूदर एंड सिंपलर। और उस वाइट पेपर के तहत जिसमें कि आर्या एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, हमने उसकी इनपुट्स दी थी। श्री केवी कामत ने वो पेपर पब्लिश किया था, उसको इनॉग्रेट किया था।
तो उसमें एक बहुत ही अहम जो था रिकमेंडेशन था कि आज की तारीख में जब इन्वेस्टर की, निवेशक की डेथ हो जाती है और अगर उसके समझिए 5 म्यूचुअल फंड्स में असेट्स हैं, 3 डिपॉजिटरी अकाउंट्स हैं, कई और उसके फिजिकल शेयर्स हैं, तो ये सबको उसको अलग-अलग जगह पे जाके हर म्यूचुअल फंड की प्रक्रिया अलग होती थी। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की प्रक्रिया तो फिर भी रीजनेबली कॉमन थी, लेकिन उनमें भी अलग तरीके होते थे। अब जो अच्छा और अ, एक कॉमन जगह नहीं थी। अब जी। जो है दुनिया में पहली बार ये ग्लोबल फर्स्ट है, एक सेंट्रलाइज्ड रिपोर्टिंग होगी। ओके। उससे 2 चीजें होगी। जहां तक निवेशकों के मृत निवेशक के जो परिवार वाले हैं, उनको सहूलियत होगी कि एक जगह पे सारा प्रूफ दें। तो उसके बाद जो जिनके पास भी वो निवेशक के जो इन्वेस्टमेंट असेट्स हैं, इनफैक्ट वो रीच आउट करेंगे नॉमिनीज को। तो हम्म। एक जगह पे करने के बाद आपको जगह जगह पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने पड़ेंगे। ये जो है बहुत बड़ा फायदा जो मृतक के जो परिवारजन हैं, जो उनके नॉमिनीज हैं, जी। उनके लिए है। दूसरा बड़ा फायदा, इससे फ्रॉड रुकने के चांसेस है, क्योंकि अब एक जगह पे अगर डेथ का इंटीमेशन हो गया तो उसके बाद आपको कहीं से भी आप निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि जिसके हाथ में जो आया उसने वो निकाल लिया, और अनक्लेम्ड असेट जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं हाँ जी। उसमें उसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। तो ये अभी फिलहाल सिक्योरिटीज मार्केट के लिए सीमित है, बट हाँ। इवेंचुअली ऐसा सिस्टम, मेरी गुजारिश है दूसरे रेगुलेटर्स भी इसका अनुसरण करें, चाहे बैंकिंग रेगुलेटर हो, इंश्योरेंस रेगुलेटर हो, या पीएफआरडीए हो, जो भी रेगुलेटर्स हैं वो इसका अगर अनुसरण यस सर, करेंगे। ये थोड़ा सा हमारे दर्शक ये पूछ भी रहे थे कि एग्जैक्टली इसमें सेंट्रलाइज सिस्टम में इसकी परिधि में कौन कौन आएंगे, तो इसमें किस किस तरह के निवेश जो है सर अभी इसके दायरे में है? तो आज जो भी सेबी के अंडर में जो निवेश आते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हुए, आपके अगर कोई भी सिक्योरिटीज आपकी डिपॉजिटरी अकाउंट्स में है, डीमैट अकाउंट्स में है, वो चाहे शेयर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, रेट्स हो, इनविट्स हो, अगर डिपॉजिटरी अकाउंट में है तो वो इसमें आएंगे। और अभी ऑलमोस्ट सारे की सारी सिक्योरिटीज को डीमैट किया जा रहा है। फिजिकल शेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है। मैंने अभी तक पूरी तरीके से उसको स्टडी नहीं किया, ओके सर। और बहुत ही बारीकी से इसका अगर आप डिटेल्ड देखें तो 5 पन्नों का ये जो है सर्कुलर है। वेरियस चीजों, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, इस बहुत ही इसको सोच समझ के जो है लागू किया गया है। तो बहुत ही सराहजनक ये स्टेप है, बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है, ग्लोबल फर्स्ट स्टेप है। एक ईज ऑफ गेटिंग राइटफुल मनी, जो एक निवेशक का हार्ड एंड खून पसीने की कमाई है, वो उसके परिवारजनों को आसानी से मिले, ये सेबी ने किया है। और जैसे मैंने कहा जी। कि इसको दूसरे रेगुलेटर्स भी अगर इसका अनुसरण करें तो निवेश जो डेथ के बाद जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और मेरे ख्याल से प्राय प्राय ये अनफॉर्चुनेटली सभी का एक्सपीरियंस कभी ना कभी होता ही है बिल्कुल कि सर। इसमें कितनी दिक्कतें और आती और हैं। आपने बिल्कुल जो शुरू में कहा ना सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कोई स्वाभाविक रूप से मृत्यु की बात करता नहीं है और इस वजह से इस पर चर्चा हो नहीं पाती है। और इस पर इसीलिए थोड़ा सा ये ऐसा मैटर रहा जो चर्चा का विषय नहीं बन पाया, लेकिन अब ये इम्पोर्टेंट है। एक क्या सर, इस पे एक बड़ी लोगों को दिक्कत आती है कि किसी का कोई करीबी अगर गुजर जाता है, पता ही नहीं होता है कि उस व्यक्ति ने कहाँ निवेश किया था, कितना किया था। तो क्या इसमें कोई इंफॉर्मेशन का या कितना हुआ, कहाँ हुआ, पास के लोग कौन थे, उन तक पहुंचने का भी कोई मैकेनिज्म है सर?
तो इसमें है कि नहीं, ये मैंने अभी एकदम डिटेल में नहीं स्टडी किया, कल ही रात को ही सर्कुलर आया है जी। लेकिन एक जो नया चीज आ रहा है अकाउंट एग्रीगेटर का, उसमें रिवर्स लुकअप है, यानी कि उस पर्टिकुलर फोन नंबर से जो भी लिंक्ड अकाउंट्स हैं उनमें कौन कौन नॉमिनी है, कौन से अकाउंट्स लिंक्ड हैं, उसमें बैंक अकाउंट भी आ जाएंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आ जाएगी, इवेंचुअली एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी आ जाएगा, एनपीएस उसमें ऑलरेडी है, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो वो अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो बहुत पावरफुल है। ऑफ कोर्स वो निवेशक को खुद लेना पड़ेगा, डेथ के बाद कैसे होगा वो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर डेथ के पहले निवेशक ने वो सब जमा कर लिया है और एक जगह पे वो अवेलेबल है, तो उसका जो एक जगह पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन, आई थिंक वो अकाउंट एग्रीगेटर बहुत अच्छी तरीके से करेगा। अभी उसको एकदम साकार रूप से, इफेक्टिव रूप से आने में टाइम लगेगा, बट वो भी एक अगेन अकाउंट एग्रीगेटर डेटा शेयरिंग का, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन का एक ऐसा अनूठा ग्लोबल फर्स्ट है जो कि इंडिया के लिए इंडिया में इजाद किया गया है, और जो आज हम कर रहे हैं दुनिया उसको परसों करेगी। एब्सोल्युटली, स्पेस से उसको कर रहे हैं। ग्लोबल फर्स्ट, ये इस तरह का अपना मैकेनिज्म, सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म, और जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट की प्रॉब्लम रही है उस पर सरकार ने पहले भी प्रतिबद्धता जाहिर की है, अब से भी ये मैकेनिज्म लेकर आया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ हमको धीरे धीरे परतों के रूप में पता चलती रहेंगी, लेकिन फिलहाल कुछ बारीकियों पर आपने विश्लेषण दिया। रुंगटा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसी तरह से रुंगटा सर और बाकी जानकारों से हम बातचीत लाते रहेंगे आपके लिए, और इसको पूरा डिकोड करके भी आपको समझाते रहेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी। और अब आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है कनाडा से। कनाडा के सुर अब नर्म पड़ रहे हैं। भारत ने ऐसा पलटवार किया अनर्गल आरोपों के बाद जो कनाडा ने लगाए थे, कि अब कनाडा को लग रहा है कि उससे गलती हो गई। पहले तो उसने भारत से दोस्ती की बातों को, प्रतिबद्धता को दोहराया, भारत के साथ क्लोज टाइज की दुहाई दी, और अब कनाडा कह रहा है कि इस पूरे मामले में हम प्राइवेट टॉक करना चाहते हैं भारत से। क्या है ये पूरी कहानी, पहले देखिए इस रिपोर्ट में, फिर करते हैं चर्चा। भारत के सधे हुए स्टैंड और करारे जवाबों के बाद कनाडा के सुर मध्यम पड़ने लगे हैं। पूरी दुनिया में भारत पर अनर्गल आरोप लगाने वाले कनाडा ने शायद ही कभी सोचा होगा कि भारत का रिएक्शन ऐसा होगा कि कनाडा हक्का बक्का ही रह जाएगा। नतीजा, अब कनाडा डैमेज कंट्रोल में जुट गया है और भारत से प्राइवेट बातचीत चाहता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली ने कही। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो कनाडाई विदेश मंत्री ने कहा कि उनका देश निज्जर मामले पर राजनयिक विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ निजी बातचीत चाहता है। जॉली ने कहा कि हम भारत सरकार के संपर्क में हैं, हम कनाडाई राजनयिकों की सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं और हम निजी तौर पर बातचीत करना जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि राजनयिक बातचीत तभी सबसे अच्छी होती है जब वो निजी रहती है। जॉली का यह बयान भारत के उस सख्त कदम के बाद आया है जिसमें हमने कनाडा से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने के लिए कह दिया था। भारत ने कनाडा से दो टूक कहा कि उसे 10 अक्टूबर तक अपने एक्स्ट्रा राजनयिकों को वापस बुलाना होगा। रॉयटर्स के मुताबिक जब उनसे पूछा गया कि आपकी ओर से जिस रिपोर्ट के आधार पर भारत पर आरोप लगाए गए हैं तो क्या वो सटीक है, तो न जॉली ने और न ही प्रधानमंत्री ट्रूडो ने इसका कोई जवाब दिया। प्रतिबंधित खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में हत्या कर दी गई थी। भारत ने साल 2020 में हरदीप सिंह निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था, लेकिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में एक बहस के दौरान दावा किया कि उनके पास ये मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने कनाडाई नागरिक की हत्या को अंजाम दिया। और तब से ही भारत ने न सिर्फ ट्रूडो के दावों को सिरे से खारिज किया, बल्कि कड़े कूटनीतिक कदम उठाकर कनाडा को बैकफुट पर धकेल भी दिया। बिना सबूत के बेतुके आरोपों पर भारत ने एक के बाद एक पलटवार किए तो कनाडा को सुर और टोन बदलना पड़ा। ट्रूडो ये कहते नजर आए कि वो भारत के साथ स्थिति को और बढ़ाना नहीं चाहते और कनाडा रचनात्मक तरीके से जुड़ना जारी रखेगा।
ट्रूडो ने इस मुद्दे को अपने सहयोगियों अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उठाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया भर में भारत के बढ़ते प्रभाव के बाद जब उन्हें भाव नहीं मिला तो उन्हें कहना पड़ा कि कनाडा और उसके सहयोगी भारत के साथ जुड़े रहने में ही भलाई है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने भी बयान दिया कि हम क्वाड के अलावा कई अन्य इंटरनेशनल फोरम में भारत के साथ भागीदार हैं और हम निश्चित रूप से भारत के साथ काम करना जारी रखेंगे। हालांकि अमेरिका कनाडा के आरोपों को भी गंभीर बताता रहा है, लेकिन अमेरिका से जैसे रिएक्शन की अपेक्षा ट्रूडो कर रहे थे वैसा नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हैं हमारे साथ, जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं और फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये प्राइवेट बात क्या होती है सर, क्या चाह रहा है कनाडा? तो भारत दुनिया में सबसे तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है। वृद्धि दर दुनिया में सबसे तेज है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच में। और दूसरा, इसके चलते जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि में जो बदलाव नजर आता है, खासकर G20 के शिखर सम्मेलन में जैसे नजर आया, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर है। बड़ी शक्तियों की आज ये कोशिश है कि भारत से अपना तालमेल बेहतर करें। इसीलिए जब पहले उन्होंने अपने संसद में एक बयान देकर कहा कि उनके पास एक क्रिटिकल एलिगेशंस हैं, क्रेडिबल एलिगेशंस हैं भारत को उसके साथ जोड़ने के, उसके बाद उन्होंने देखा कि उनके जो खास मित्र देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या ब्रिटेन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, किसी ने भी खुलकर सार्वजनिक तौर पर उस तरह से कोई कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। क्लोज डोर लेवल पर, बंद कमरे में कोशिश की कि भारत तक ये संदेश पहुंचे। और भारत ने भी कहा कि यदि तथ्य हैं तो उनको साझा करें और कोशिश करें कि बात सार्वजनिक तौर पर मीडिया के तरीके से आप तालमेल बनाने या बिगाड़ने की कोशिश ना करें। वही बात अब ये सभी एक के बाद एक कनाडा के नेता भी करें। आपने खुद कहा, विदेश मंत्री मेलानी जोली ने खुद कहा कि ये बेस्ट कन्वर्सेशंस आर बेस्ट केप्ट प्राइवेट। तो ये बात तो भारत शुरू से पहले से ही कह रहा था और 2017 से मुझे याद है भारत ने लगातार ये कहने की कोशिश की है कनाडा को कि जिस तरह से जो अभिव्यक्ति की जो आजादी वहां है उसका जिस तरह से दुरुपयोग होता है उसको रोकना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह सर, क्या कनाडा की एक तरह से ये स्वीकार जुड़ रहे उसके सर, ये क्या कनाडा की ये स्वीकारोक्ति है कि प्राइवेट रूप में ही भारत के साथ अगर उसकी कोई चिंता थी तो उसको प्राइवेट रूप से ही उठाना चाहिए था, पब्लिक नहीं करना चाहिए था? तो एक तरह से ये अपनी गलती की स्वीकारोक्ति भी है सर। हाँ बिल्कुल, शायद उनका जो अपना एक तरह से असेसमेंट था कि शायद उनके दोस्त देश उनके साथ खड़े होंगे, वो नहीं हुआ। वैसे उसका कारण साथ है कि सभी जो पश्चिमी देश हैं वो भारत के साथ आर्थिक हिस्सेदारी तो बनाना ही चाहते हैं, उसके साथ साथ उनकी जो सामरिक चिंताएं हैं चीन को लेकर, उनमें भी उनको लगता है कि भारत का साथ उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जो कनाडा की शायद शुरू में असेसमेंट रही होगी कि शायद दूसरे देश भी खुलकर सामने आएंगे, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो 5 आईज नेटवर्क है 5 देशों का इंटेलिजेंस का, उन्होंने मिलकर ये कुछ सूचनाएं हासिल की थी जो अभी तक साझा नहीं हुई है भारत के साथ। तो उनको लगा कि बाकी सब देश उनके साथ जुड़ेंगे, जो जैसा नहीं हो पाया। इसलिए जाहिर है कि उनको अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ा और कोशिश उनकी आज वही है कि बंद कमरे में बातचीत हो और तालमेल फिर से बनाया जाए। वो बार बार कह रहे हैं कि भारत उनके लिए बहुत अहम और खास साझेदार है और वो नहीं चाहते कि किसी तरह से रिश्तों में दरार आए या रिश्ते बिगड़ जाए। जी चलिए, तो ये बात हुई कनाडा की। अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण देश की बात करते हैं, मालदीव की, जहां पर चीन समर्थक उम्मीदवार जो हैं राष्ट्रपति बने हैं। उनका भारत के लिए कितना बड़ा ये बात होगी। मोहम्मद मुइज्जू जो कि इंडिया आउट कैंपेन चला चुके हैं और अब कह रहे हैं कि वो भारतीय सैनिकों को भी अपने देश जाने को कहेंगे। तो इसे किस रूप में देखा जाए भारत के नजरिए से, क्योंकि चीन समर्थक वो कहे जाते हैं और खुले तौर पर समर्थक माने जाते हैं। इस पर भी करेंगे स्वर्ण सर से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देख लें। मालदीव्स में अब मोहम्मद मुइज्जू की सरकार है।
भारत ने भी अपना धर्म निभाते हुए उन्हें सत्ता हासिल करने और मालदीव्स को आगे बढ़ाने के लिए शुभकामनाएं दी, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद अब वो रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। मुइज्जू ने कहा कि वो भारतीय सैनिकों को हटाएंगे। इसके पीछे तर्क देते हुए उन्होंने कहा कि मालदीव्स के लोग नहीं चाहते कि विदेशी सेना की मौजूदगी यहाँ बनी रहे। वो अपने नागरिकों की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे। बहुत जल्द ही मालदीव से विदेशी सैनिकों की वापसी शुरू होगी। सवाल ये है कि मुइज्जू ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या वजह कुछ और है। जानकार मानते हैं कि मुइज्जू की पार्टी पीपीएम का झुकाव चीन के प्रति छिपा नहीं है। चुनावी प्रक्रिया के दौरान वो लगातार तकरीर करते रहे कि सत्ता में आने के बाद वो भारतीय सैनिकों को हटा देंगे। ये वही मुइज्जू हैं जिन्होंने इंडिया आउट का नारा दिया था। वो चुनाव प्रचार में भी कहा करते थे कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी मालदीव्स की संप्रभुता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा था कि सालेह की सरकार ने देश की संप्रभुता को भारत के हाथों गिरवी रख दिया है और इस तरह से बार बार संप्रभुता का हवाला देते हुए वो भारत का विरोध करते रहे। आपको बताएं कि मुइज्जू से पहले मोहम्मद सालेह मालदीव्स के राष्ट्रपति थे। उनके रिजीम में भारत से संबंध बेहतर हुए थे, जो चीन को खटक रहा था। भारत ने जब निवेश की मात्रा को बढ़ाया तो चीन को बड़ा खतरा नजर आने लगा। भारत ने 2 हेलीकॉप्टर्स दिए, एक डोनियर एयरक्राफ्ट भी दान में दिया। इसके अलावा इमरजेंसी मेडिकल सेवा, रेस्क्यू और समंदर में पेट्रोलिंग की मदद भी की। इसके लिए भारतीय सेना की एक बहुत छोटी टुकड़ी वहां तैनात थी। ये टुकड़ी इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के मेंटेनेंस और उन्हें चलाने में मदद करती है। इससे पहले के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही। सोलिह सरकार ने साफ कहा था कि मालदीव्स में जो भी भारतीय सैनिक तैनात हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। ऐसे में वो मालदीव्स की संप्रभुता के लिए कोई खतरा नहीं है। मालदीव सामरिक और रणनीतिक दोनों नजरिए से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर से जो मालवाहक जहाज गुजरते हैं वो मालदीव से ही जाते हैं। एक तरीके से ये व्यापार का केंद्र बिंदु है। हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए चीन लगातार मालदीव्स को अपने पाले में लाने की कोशिश करता रहा है। इसके अलावा भारत के लक्षद्वीप से मालदीव बस 700 किलोमीटर दूर है। ऐसे में वहां से भारत पर नजर रखना चीन के लिए आसान होगा। हालांकि पूर्ववर्ती सोलिह सरकार में चीन की दाल नहीं गल पाई, लेकिन मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद से भारत की चिंताएं लाजमी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वर्ण सर, एक तो इसकी अपेक्षा नहीं की जा रही थी, काफी सरप्राइजिंग भी रहा दुनिया के लिए, लेकिन अब वास्तविकता यही है कि वहां पर एक चीन समर्थित और भारत विरोधी सरकार, आप अगर कह सकें तो, मालदीव में है। अब क्या होगा सर, अब किस तरह से विश्लेषण करें स्थिति का? एक तरह से तो विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि शायद ये एक साइक्लिकल तरीका है हर 5 साल में। आप देखें, पिछली बार अब्दुल्ला यमीन जो चीन के दोस्त थे, उनको इब्राहिम सोलिह ने, जैसे आपने कहा, हराया था, तो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी रही। पर चीन की जो सामरिक हित यहाँ है और भारत के जो सामरिक हित हैं, उनको एक नजर से नहीं देखा जा सकता। मालदीव्स भारत के बैकयार्ड में एक देश माना जाता है। वहां किस तरह की सरकार और किस तरह की नीति रहती है, उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। भारत के लक्षद्वीप में जो मिनिकॉय टापू है, वो केवल 30 नॉटिकल माइल्स यहाँ से है, मालदीव से। और जो हमारी तट है, जो मेनलैंड का कोस्ट है, वो भी करीब 300 नॉटिकल माइल्स है। तो हमारे बिल्कुल पड़ोस में ये देश है। और यदि चीन का प्रभाव वहां इस तरह से रहता है, तो न केवल उनको भारत पर नजर रखने का एक मौका मिलता है, पर भारत विरोधी रणनीति और नीति बनाने में भी मुझे लगता है कि बहुत सा उनका प्रभाव देखा जा सकता है। पिछले करीब 2 दशकों से चीन लगातार दक्षिण एशिया में भारत के छोटे पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव बनाता नजर आया है। तो यदि इस तरह से बिल्कुल खुलेआम इंडिया आउट के एक तरह से नारे से कोई सरकार आती है, तो जाहिर है कि भारत को उस पर नजर रखनी होगी कि उनकी रणनीति किस तरह से चल रही और चीन का किस तरह से वहां दखलंदाजी हो रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि एक जो ओवरऑल दक्षिण एशिया नीति भारत की है, जिस तरह से श्रीलंका में बिल्कुल बदलाव आया है कि चीन नहीं, अब भारत उनका खास दोस्त माना जा रहा है। हालांकि चीन वहां प्रभाव रखता है आज भी, पर भारत का प्रभाव बढ़ा है। जब उनकी आर्थिक मुश्किलें आई उस जमाने में, तो नेपाल में भी ऐसा हुआ। एक जमाना था कि बहुत ही चीन के प्रति दोस्ताना रुख था और उसको दिखाने के लिए भारत विरोधी भाषण होते थे, वो अब कम हुए हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये चुनौतियां बनी रहेंगी हमारे दक्षिण एशिया में। उसी में ये एक मालदीव में ये सब कितना इंगेज रखेगा सर, मालदीव्स कितना इंगेज रखेगा भारत को? भारत को अपनी तरफ से एफर्ट्स करने होंगे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीन की एक तरह से घेराबंदी हो रही है, उसे कॉर्नर करने की कोशिश भी हो रही है, और
उसमें दुनिया के देश जो हैं वो कामयाब हो भी रहे हैं, क्योंकि उसमें चीन की ही अपनी नीतियां जिम्मेदार हैं। तो क्या हम वैश्विक परिस्थितियों का इंतजार करें कि मालदीव को समझ में आए कि चीन के हित में ही बातें करना उसके हित में लंबे समय के लिए ठीक नहीं है, या हमें भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी तरफ से करने पड़ेंगे सर? जाहिर है हमें तालमेल जो सरकार आज है उससे बनाना होगा, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि जो दूसरी पार्टी है, जिसको आपने कहा कि इब्राहिम सोले अभी तक राष्ट्रपति थे, उनकी पार्टी अभी बहुत सक्षम है वहां, वो भी काफी प्रभावी रहेगी, उसके साथ भी तालमेल बना रहना चाहिए। और उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मालदीव के दूसरे किन्हीं बहुराष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठनों में किस तरह से वो बात करता है, कहाँ जाता है, किस अटेंड करता है, वहां भी भारत को लगातार तालमेल बनाए रखना पड़ेगा। अब क्योंकि ये सरकार इंडिया आउट के नारे से आई है एक तरह से, तो मुझे लगता है कि भारत को थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा शुरू में, पर मुझे नहीं लगता है कि भारत को बिल्कुल वहां से हटाया जा सकता है। जिस तरह से कई दशकों से, खासकर पिछले कुछ सालों में भारत का प्रभाव मालदीव में बढ़ा है, तो भारत को एकदम हटा देना वो मुश्किल होगा। हाँ, चुनाव में नारे लगाना आसान बात है, उनको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना एक दूसरी बात होती है। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रपति जो मुइजू हैं वो भी शायद उसको एक तरह से रीअसेस करेंगे कि कितनी हद तक भारत को वहां से हटाया जा सकता है जब उनके हित में है, और चीन कितनी हद तक उनको वहां जोड़ने के लिए फायदा होने वाला है। तो वो एक रीअसेसमेंट जब सरकार बनती है तो उसके बाद जरूर होती है। तो मुझे लगता है कि भारत को केवल ये देखना होगा कि कहाँ और किस तरह से अपना लगातार जो तालमेल है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो नारे लगाए जाते हैं, कोई जरूरी नहीं कि वही नीति वस्तु स्थिति भी हो, और खास तौर से सत्ता संभालने के बाद तो आपको हर चीजें देखनी होती है। तो उम्मीद यही करते हैं कि स्थितियां अनुकूल रहें। अब बात करते हैं उस टेंशन का जिस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हो रही है और बड़ा ये चौंकाता भी है। अजरबैजान के साथ युद्ध में आर्मेनिया, जो कि भारत का दोस्त रहा है, नागोर्नो काराबाख का इलाका हार चुका है। अब नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा है, और इसके बाद से ही नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लाखों आर्मेनियाई मूल के लोग अपने घरों को छोड़कर आर्मेनिया में शरण ले चुके हैं। अजरबैजान ने इलाके पर फाइनल कब्जे का ऐलान कर दिया है, लेकिन वहां लोग ही नहीं बचे। आर्मेनिया अजरबैजान की इस लड़ाई के बड़े दिलचस्प ट्विस्ट हैं। आर्मेनिया को बचाने वाला उसका सबसे पुराना दोस्त रूस भी आगे नहीं आ पाया। स्वाभाविक रूप से वो खुद इंगेज्ड है तो नहीं आ पाया, लेकिन यहां आर्मेनिया और रूस के संबंध और खराब हो गए हैं। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना संधि पर साइन करके रूस को नाराज कर चुका है, और वो इसलिए कि आर्मेनिया ने आईसीसी का सदस्य बनते ही अब आर्मेनिया से यह अपेक्षा की जाएगी कि उसके क्षेत्र में कदम रखते ही पुतिन साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसीलिए पुतिन जो है नाराज हैं, और क्रेमलिन ने तुरंत आर्मेनिया के फैसले की आलोचना की। उधर टर्की और पाकिस्तान, जो अजरबैजान के दोस्त रहे हैं, उसके सैन्य सहयोगी रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थन से ही अजरबैजान ने इलाके पर हमला किया था और अपना सैन्य बल दिखाया। अब आते हैं भारत की तरफ। तो भारत आर्मेनिया का पुराना दोस्त रहा है। युद्ध की परिस्थितियों के बीच ही रविवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आर्मेनियाई विदेश मंत्री से मिले। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई और नागोर्नो काराबाख के ताजा हालात पर भी चर्चा हुई। तो भारत वहां गया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खुलकर नहीं बोला हमने, यह बात अलग है। आर्मेनिया की हार के भारत के लिए मायने इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्मेनिया ने हाल ही में कुछ वर्षों में भारत से बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद की है। इसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, 155 mm के TC-40 होवित्जर भी शामिल हैं। हालांकि आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान के आक्रमण के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल उसने नहीं किया। अब यहां पर सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है रिश्तों का, अब जरा समझिए इजराइल को लेकर कितना बड़ा ट्विस्ट है। पश्चिमी देशों का पार्टनर इजराइल इस मामले में अजरबैजान का दोस्त है, और अजरबैजान और इजराइल के बीच में बड़ी आर्म्स डील है। 60% के आसपास उसकी आर्म डील का हिस्सा इजरायली है, और इसीलिए अमेरिका में अब अजरबैजान और इजराइल की सैन्य डील की स्क्रूटनी की मांग भी हो रही है। तो जरा इसे और समझते हैं। बड़ा उलझाने वाला ये पूरा मसला है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, लेकिन अब वहां पर एक तरह से निर्णायक स्थिति है। तो अब आगे ये थमेगा या नहीं, इस पर बातचीत करते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। सर, क्या वहां पर अब आगे होगा उस इलाके में?
ये पिछले 20 वर्षों में तीसरी बार है कि इस तरह का युद्ध नगोर्नो कराबाख में हो रहा है, और एक देश से दूसरे देश का प्रभाव वहां बढ़ा है, कभी आर्मेनिया का और अब इस बार देखिए अजरबैजान का। पहले तो ये बात। दूसरी बात, भारत की नीति की आपने कही, तो भारत ने कभी भी सैन्य शक्ति का जोर जबरदस्ती से किसी भी यथास्थिति को बदलने के हक में नहीं है। हमने कहा है कि बातचीत से चीजें सुलझनी चाहिए। तीसरी बात कि जहां तक भारत के हथियारों की आपने कहा कि वहां निर्यात होती है, रिश्ते हमारे आपस में 16वीं शताब्दी से हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत ने दोनों देशों को, अजरबैजान को भी आर्मेनिया को भी रिकॉग्नाइज किया था डिप्लोमेटिकली। पर हमारे रिश्ते, आपने जैसे कहा, अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान टर्की से जुड़ गया, हमारे रिश्ते आर्मेनिया से और सुदृढ़ हुए और तेज हुए। खास बात दो कहना चाहूंगा। एक तो ये कि भारत ने जो भी हथियार मुहैया कराए हैं आर्मेनिया को, उनका इस संकट में इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक। दूसरा, ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय एम्बार्गो है आर्मेनिया पर, जिसका मतलब है कि आर्मेनिया जिससे चाहे उससे हथियार खरीद सकता है, और भारत जाहिर है कि जिसको हथियार बेचना चाहे बेच सकता है। तो पहले तो ये कि भारत हथियार दे रहा है, तो इससे ये नहीं कि भारत वहां के जो संकट है उसमें जुड़ जाता है किसी तरह से। हाँ, ये बात अलग है कि खासकर कश्मीर के मुद्दे पर आर्मेनिया ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है और अजरबैजान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। तो ये एक तरह से भारत को परोक्ष रूप से जोड़ देता है। यदि वहां की स्थिति बदलती है और कौन किसका प्रभाव कहाँ बढ़ जाता है, तो भारत को उससे कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि सीखना होगा, ध्यान रखना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किन मूल्यों पर विदेश नीति चलनी चाहिए, वो लगातार भारत कहता रहता है। और यहाँ भी बात वही है कि सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके जो स्टेटस को है, यथास्थिति है, उसको बदल देना, ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर जरूर कुछ ना कुछ टिप्पणी होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसा आपने खुद कहा कि वो इलाका तो उन्होंने हथिया लिया है, पर लोग कहाँ हैं? लोग तो वहां से छोड़कर जा रहे हैं। तो ये इस तरह से जोर जबरदस्ती जो अजरबैजान कर रहा है, उसका मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो लिंक है वो टर्की और पाकिस्तान से भी हो जाता है। टर्की हथियार देता है अजरबैजान को, इजराइल भी जैसे आपने कहा हथियार देता है अजरबैजान को। तो क्या ऐसे देशों को हथियार मुहैया कराने चाहिए जो जोर जबरदस्ती से इस तरह से लोगों का पलायन कर दें और वहां की क्षेत्र को हथिया लें? तो उसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मूल्यों पर ध्यान देने की कोशिश है, भारत को उस तरफ मुझे लगता है कि जोर देना चाहिए। बिल्कुल। सर, इसमें ईयू पर भी देखा जा रहा था कि ईयू की इस पे क्या चुप्पी है यूरोपियन मुल्कों की। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अजरबैजान पर कुछ सैंक्शंस भी होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब रशिया से युद्ध के बाद जो है वहां पर एनर्जी का स्टोरेज और जो एक गैस डिप्लोमेसी है वो सैंक्शंस के आड़े आ रही है। तो वो क्या परिस्थितियां हैं सर? ये बड़ा दिलचस्प सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों में ये एहसास नजर आ रहा है कि उनको ये एक तरह से उसमें फटीक नजर आती है। उनके तालमेल में जो आप देखें कमजोरी आई है। हाल ही में जैसे यूएस कांग्रेस ने एक बजट पास किया कि नवंबर 17 तक सरकार चली रहनी चाहिए। वहां उम्मीद थी कि यूक्रेन को सहायता भी हो, उनके लिए मुहैया कराएंगे, वो नहीं हो पाया। तो क्या अमेरिका उनको सहायता दे पाएगा यूक्रेन में? और ये ऊर्जा को लेकर जितनी चिंताएं हैं, वो रूस का तेल भारत में आता है, फिर यूरोप में जाता है। तो इन सब अपनी चिंताओं के चलते मुझे नहीं लगता है कि नगोर्नो काराबाख में कोई वो साफ एक तरह सा कोई पोजीशन लेना चाहेंगे यूरोपियन यूनियन के लेवल पर। हाँ, देश आपस में अलग अलग किसी तरह से उस पर तालमेल बनाएंगे। अजरबैजान के साथ कुछ जुड़े हुए हैं, दूसरे आर्मेनिया के साथ जुड़े हुए हैं, पर एकजुट यूरोपियन यूनियन की कोई पोजीशन इस पे आ जाना मुझे लगता है इस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते पहले ही कुछ दरारें उसमें नजर आनी शुरू हो गई। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा दिलचस्प है, अजरबैजान और आर्मेनिया का जो दोस्त हैं वो एक्चुअल में दोस्त नहीं है, और जो दुश्मन है उनमें भी कई खेमेबाजी है। तो ये रिश्तों का जो ट्विस्ट हमने जो कहा था, ये आर्मेनिया अजरबैजान में आपको दिखेगा। और हर कोई बच बच कर चल रहा है, फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, और इसमें अपने अपने हित भी हैं। भारत ने अब तक बड़ी सधे हुए अंदाज में इस मसले पर आगे कदम बढ़ाए हैं, और यही कोशिश
यूरोपियन यूनियन की भी है और वेस्टर्न ब्लॉक की भी है। तो देखते हैं आगे ये किस तरह से आगे मसला बढ़ता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इन तीनों महत्वपूर्ण स्टोरीज पर बातचीत की, अपना विश्लेषण दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आइए अब देखते हैं एक्शन एशियन गेम्स से। एक और दिन भारत के लिए गोल्डन डे रहा। एशियन गेम्स में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। नीरज ने 88.88 मीटर लंबा भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। वहीं दूसरे नंबर पर भी भारतीय ही रहे। भारत के जेना किशोर 87.54 मीटर लंबा भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम करते हुए नजर आए। तो यानी कि गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत की झोली में। और हमारी सहयोगी किरण ने इस दौरान बातचीत की नीरज चोपड़ा से। 2018 में जब एशियन गेम्स हुए थे और उसके बाद जब 2023 में एशियन गेम्स हो रहे हैं तो उसमें बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि आज भी भारत है और नंबर 2 पे भी भारत है। और सिर्फ आप दोनों नहीं, हर जगह ऐसा लग रहा था भारत ही भारत नजर आ रहा है एथलेटिक्स की फील्ड में। जी बिल्कुल। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर तीसरा भी जेवलिन थ्रो आता इंडिया से तो तीसरा भी भारत वाला ही होता आज, क्योंकि हमारा जेवलिन काफ़ी अच्छा हो रखा है अभी। पर वही है कि सिलेक्शन जो है वो रूल्स में है, तो उसके हिसाब से। पर ऑल ओवर एथलेटिक्स में भी जिस तरीके से मेडल पे मेडल आ रहे थे, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आपका कंपटीशन चल रहा था तभी साथ में और मेडल्स आते जा रहे थे, आपको पता चल रहा था उस वक्त क्या फीलिंग हो रही थी? इधर भी इंडिया का नेशनल फ्लैग नजर आ रहा था, दूसरी तरफ भी फ्लैग। हाँ बिल्कुल, मैं देख रहा था जब अविनाश और हमारे जो 2 इंडियन दौड़ रहे थे और फिर उसके बाद रिले भी देखी हमने, गर्ल्स की रिलेज देखी, तो साथ में पता लग रहा। लेकिन हाँ ये है कि उस टाइम पे फोकस ज़्यादातर अपने कंपटीशन पे रहता है, थोड़ा ध्यान उधर भी था। पहले ही मेरा थोड़ा सा वो आज डिसीजन की वजह से गड़बड़ था, तो फिर भी ध्यान था मेरा उस तरफ। आपने उसकी बात की, मैं अगला सवाल ये पूछने वाली थी, हुआ क्या था? हम लोग देख रहे थे, हमें कुछ समझ नहीं आया, 20 मिनट तक आपकी इतनी अच्छी थ्रो गई, हम लोग सोच रहे थे हुआ क्या? आप बताएं कि एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या? मैं वेट कर रहा था क्योंकि थ्रो करके मैं अपने बैग के पास आ गया और मैं अपना जैकेट वगैरह डाल रहा था, तो मैं वेट कर रहा था कितना डिस्टेंस है। काफ़ी देर तक देखने के बाद फिर एकदम दूसरे लड़के ने थ्रो कर दिया और उसके बाद वो नपा ही नहीं। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गया कि क्या चल रहा है, क्योंकि मेरा थ्रो आया नहीं और इसने थ्रो कर दिया, तो ये क्या था। तो फिर उन्होंने रोका कंपटीशन, फिर वहाँ पे उनको बोला कि वो कहाँ पे है, तो वो मार्क ही भूल गए फिर कहाँ पे था। तो काफ़ी दिक्कत हुई इस टाइम पे। वो वहाँ पे गए भी मार्क देखने दोबारा, तो शायद से वो मार्क चला गया था जहाँ पे जेवलिन लैंड हुई थी। फिर काफ़ी देर तक बहस करने के बाद और उनके बाद उन्होंने बोला कि आपको हम फर्स्ट थ्रो दोबारा दे सकते हैं। तो मैंने वही सोचा कि अब ज़्यादा बहस ना करने से अच्छा है कि ठीक है चलो कर लेते हैं, क्योंकि बाकी एथलीट्स भी वेट कर रहे थे और सभी ठंडे हो रहे थे, सभी ने वार्म किया हुआ था। फिर मैंने वही सोचा कि चलो कर लेते हैं। पर हमें बहुत मज़ा आ रहा था जब आप इसमें थ्रो में कॉम्पिटिशन चल रहा था और एक दूसरे को पंप अप कर रहे थे। एक तरफ आप भी आगे हो गए थे, तब आपको लग रहा था कि आज भाई के साथ बढ़िया कंपटीशन चल रहा है? नहीं, ऐसा अच्छा रहा था, जैसे मेरे को पता ही था भाई से मार ही लेंगे आके, क्योंकि पहला फास्ट थ्रो अच्छा मार रखे थे, तो मैं तो मेरा 100% देना चाहता था। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नीरज चोपड़ा और किशोर जैना, जिन्होंने जीता है जेवलिन थ्रो में। नीरज ने जीता एक बार फिर से गोल्ड और ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन और एशियन चैंपियन। कैमरा पर्सन शंकर शर्मा के साथ किरण चोपड़ा, ज़ी मीडिया। कल दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के इन झटकों के बाद अब नोएडा में बनी गगनचुंबी इमारतों पर सवाल उठने लगे हैं। भूकंप की आशंका को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी की पॉलिसी करीब 6 महीने पहले ही बन चुकी है। 7 एजेंसियों ने मिलकर करार भी किए, लेकिन अभी तक किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि नोएडा सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो कि भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील है। ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। दिल्ली, मुंबई सहित देश के बड़े महानगरों में ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि देश की कई इमारतें ऐसी हैं जो भूकंप के झटके झेलने लायक नहीं हैं। यानी अगर देश में ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप के झटके आए तो कई इमारतों का जमींदोज होना लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर सहित आसपास के इलाकों में कल ही भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 बताई गई। अब एक और खबर ने नोएडा के लोगों को परेशान कर दिया है।
खबरों के मुताबिक नोएडा में ऊंची ऊंची इमारतें बन चुकी हैं। इसके बावजूद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं हुआ है, जबकि स्ट्रक्चर ऑडिट को लेकर नोएडा प्राधिकरण की पॉलिसी करीब 6 महीने पहले ही बन चुकी है और 7 एजेंसियों के साथ उसका करार भी हो चुका है। ऐसे में भूकंप का एक तेज झटका नोएडा के लिए घातक हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि नोएडा सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो कि भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। नोएडा में लगभग 100 सोसाइटियां हैं, जिनमें 400 हाई राइज इमारतें हैं। ये इमारतें भूकंप झेलने लायक है या नहीं, इसका ऑडिट अब तक नहीं हुआ है। ज्यादातर इमारतों को बने 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। नोएडा सिस्मिक जोन 4 में आता है, जो भूकंप के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसके मद्देनजर नोएडा में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट, सड़क और इमारतें सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से बनाई जा रही हैं। इसके लिए प्राधिकरण ने कमेटी का गठन किया है, जो स्ट्रक्चरल ऑडिट का काम करेंगी। प्राधिकरण के पैनल में कौन कौन सी एजेंसियां हैं, इसे भी जान लीजिए। IIT कानपुर, MNIT प्रयागराज, बिट्स पिलानी, NIT जयपुर, CBRI रुड़की शामिल है। नोएडा प्राधिकरण ने शहर में 4 श्रेणियों में जर्जर इमारतों का सर्वे कराया था। इसमें से 1757 इमारतों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 114 इमारतें ऐसी थी जिनको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक किसी भी इमारत को ध्वस्त नहीं किया गया है। कुल मिलाकर कहे तो नोएडा ही नहीं, देश के तमाम शहरों में बन रही इमारतों की गुणवत्ता की जाँच होना जरूरी है, क्योंकि भूकंप के एक झटके से कई शहर तबाह हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 पर अपनी बात जरूर भेजें। नमस्कार।